गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 28 फरवरी और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीत ली है, शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है, डिस्कस करेंगे। गुणवत्ता आश्वासन के महानिर्देशक कौन बने हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच की संधि है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है, झोंग सिंह 26 जो उपग्रह है इसका प्रक्षेपण किसने किया है, जानेंगे। देश के पहले मरीना का निर्माण कौन करेगा, डिस्कस करेंगे। मैन होल की सफाई के लिए रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नवीनतम और अब तक के सबसे लंबे सत्र में कौन भाग लेने वाला है, एशिया फिल्म अवार्ड 2023 में किस फिल्म को पुरस्कृत किया गया है, जानेंगे। द मुकाब एक नई विकास परियोजना है जिसकी शुरुआत कौन करेगा, डिस्कस करेंगे। इसी के साथ टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में आज का हमारा टॉपिक होगा भारत की प्रमुख झीलें। इसी के साथ कल की क्लास का क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। द मुकाब एक नई विकास परियोजना है, इसका संबंध किस देश से है, सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान या फिर जापान। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है कि शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जैसा कि आप सभी पिक में देखकर ईजिली समझ गए होंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कि शिवमोगा हवाई अड्डा जिसका उद्घाटन किसने किया है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवमोगा जो एयरपोर्ट है यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो याद रखेंगे शिवमोगा एयरपोर्ट जो है ये आपका आता है कर्नाटक में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं हवाई अड्डा से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पर है, नई दिल्ली में। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिया गया है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री यानी कि प्लास्टिक रहित हवाई अड्डा कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में आता है। अब डिस्कस करेंगे कर्नाटक के बारे में। तो मैप में आप सभी कर्नाटक की लोकेशन देख सकते हैं। कर्नाटक की जो सीमा है वो किन राज्यों से लगती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा के साथ कर्नाटक की सीमा लगती है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर से आप सभी को याद रखना है कि हाल ही में जो एयरो इंडिया 2023 जिसका उद्घाटन भी पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था, कहाँ पर हुआ था, तो बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था। इसी के साथ कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो आपको याद रखनी है कि कर्नाटक में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले मरीना का निर्माण उडुपी, याद रखेंगे उडुपी जिला आपसे पूछा जा सकता है, उडुपी जिले के व्युंदर में किया जाएगा। तो ये देश का पहला होगा जो कि आपको याद रखना है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और यहाँ के वर्तमान में सीएम बसवराज बोम्मई हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। लोकसभा सीटें 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 हैं और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 225 है। कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क हैं बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल
नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। इसमें से फ्रेंड दो बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे आपको याद तो सभी रखने हैं लेकिन दो महत्वपूर्ण है जो अच्छे से याद कर लेंगे, एक बांदीपुर और दूसरा अंसी। अंसी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि किस राज्य में आता है, तो याद रखेंगे ये कर्नाटक में आता है। प्रमुख अभ्यारण्य है यहाँ के काबनी वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य और रंगनाथीटू पक्षी अभ्यारण्य। प्रमुख नृत्य है यक्षगान। प्रमुख नदियां हैं कर्नाटक की काली नदी, भद्रा नदी, चित्रावती नदी, चक्रा नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक का आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा बूदन की पहाड़ियाँ पढ़ा होगा आपने जीके जीएस की क्लास में। तो बाबा बूदन की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? कर्नाटक में। मैसूर महल भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। बेंगलोर से याद रखेंगे भारत की सिलिकॉन वैली, स्पेस सिटी और भारत का विज्ञान शहर भी कहते हैं बेंगलोर को। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, जितनी भी पीडीएफ या जो भी अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम पर ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने फाइनल में किसको हराया है? तो फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर यह ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीत ली है। आयोजन याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। अब यहाँ पर दो खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं। सोनल मिर्ज सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार यानी कि अवार्ड इन्हें दिया गया है और इनका संबंध हॉकी से है और ये झारखंड के हैं। प्रतिभा आर्य सर्वश्रेष्ठ रक्षक चुनी गई हैं जो कि हॉकी से संबंधित है और इनका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। मैप में आप सभी मध्य प्रदेश की लोकेशन देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। याद होगा आप सभी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी भी किसने की थी? तो मध्य प्रदेश के द्वारा की गई थी। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि खेलो इंडिया यूथ गेम जिसकी मेजबानी हाल ही में मध्य प्रदेश ने की थी, विजेता कौन रहा था? इसके अलावा आप याद रखेंगे इंदौर प्रवासी भारतीय दिवस की जो मेजबानी है वो इंदौर के द्वारा की गई है और इंदौर में ही आपको याद होगा कि जो कृषि वर्किंग ग्रुप की बैठक है G20 से संबंधित पहली बैठक भी कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इंदौर में ही आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है खंडवा खरगोन, ये भी कहाँ पर आते हैं? तो मध्य प्रदेश के दो जिले हैं जो कि अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे जबलपुर, जबलपुर के बाद आपको याद रखना है श्योपुर। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो श्योपुर में है। अगला सवाल है कि झोंग सिंह 26 उपग्रह का प्रक्षेपण किसने किया है? तो नाम से ही जाहिर हो रहा है इस उपग्रह को चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो झोंग सिंह 26 उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3V रॉकेट, ये किसका रॉकेट है? चाइना का रॉकेट है जिसके द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। इस उपग्रह का जो मुख्य उद्देश्य है वो विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। आगे डिस्कस करेंगे चीन से ही संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि किस देश के चंद्र जांच मिशन ने चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य खोजे थे? चाइना ने। चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? चाइना। पहला कौन सा है ये आप कमेंट्स करके बताएंगे। किस देश के रोवर ने चंद्रमा के दूसरी तरफ कांच के गोलों की खोज की थी? चाइना। चीन की सरकारी अंतरिक्ष संस्था का नाम क्या है? तो चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन या चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इसे जानते हैं। बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो याद रखेंगे चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा को कहते हैं रेमनबी। भारत के किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से चीन की सीमा लगती है? तो याद रखेंगे लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपको याद रखना है सिक्किम, सिक्किम के बाद याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसकी? चाइना की। हैंड टू हैंड जो अभ्यास है ये भारत चाइना के साथ ही करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव किस देश के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नवीनतम और अब तक के सबसे लंबे सत्र में भाग लेंगे? तो फ्रेंड्स ये किसके विदेश मंत्री के साथ? तो याद रखेंगे ईरान के विदेश मंत्री के साथ ये सबसे लंबा सत्र आयोजित होने वाला है। किसका? तो याद रखेंगे मानवाधिकार परिषद का। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों की रक्षा, प्रचार एवं संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। परिषद का जो गठन है वो 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया। मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त का जो कार्यकाल है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। मुख्यालय अच्छे से याद रखेंगे और दूसरा गठन आपको याद रखना है। मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में यह कार्य करता है। 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों से बना है और जो UNGA द्वारा चुने गए हैं। परिषद के सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए सेवा करते हैं। लगातार 2 कार्यकाल तक सेवा कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद यह पुनः चयन के लिए पात्र नहीं होते हैं। मैप में आप सभी ईरान की लोकेशन देख सकते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के बारे में क्या याद रखना है? कैस्पियन सी से ईरान की सीमा लगती है। चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? तो चाबहार बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा ईरान में। ईरान की मुद्रा को क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ईरान की जो करेंसी है इसे किस नाम से जानते हैं? हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म ने पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार जीता है RRR फिल्म ने। डिस्कस करेंगे आगे कुछ एक्स्ट्रा अवार्ड्स के बारे में जो कि सुर्खियों में रहे थे, जैसे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023, ये भी RR के नाटू नाटू ने जीता। बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड है। नाटू नाटू को हिंदी में बोलते हैं नाचो नाचो। RR ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सर्टन अवार्ड भी जीत लिया है। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है RR का गाना नाटू नाटू। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? द कश्मीर फाइल्स को। वहीं अगर पूछ ले कि फिल्म ऑफ द ईयर किसे दिया गया था, तो फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया है RRR फिल्म को। मैन होल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बन गया है केरल। कर लेते हैं देश का पहला लेटेस्ट करंट अफेयर। NCERT ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख लॉन्च किया है। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलांग में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन 2 देशों के बीच की संधि है? फ्रेंड्स ये जो ट्रीटी है इस समय काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है और ये अमेरिका और रसिया के बीच की संधि है। रूसी राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में संधि पर भागीदारी को निलंबित करने के रूस के इरादों की घोषणा की है। याद रखेंगे आप सभी इसके बारे में। यह संधि सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करती है जो दोनों देश तैनात कर सकते हैं। वहीं बात की जाए संधि की तो इस पर 2010 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री याद रखेंगे मेदवेदेव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सज्जन जिंदल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं और इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
सम्मानित किसने किया है? तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इन्हें यह सम्मान दिया गया है। संजय जिंदल की अगर बात की जाए तो ये वर्तमान में JSW समूह की कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं। वहीं इस समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार DLF ग्रुप के चेयरमैन KP सिंह को दिया गया है। गुणवत्ता आश्वासन महानिर्देशक कौन बन गए हैं? तो गुणवत्ता आश्वासन के जो महानिर्देशक बने हैं इनका नाम है RN रीन, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, जिनकी नियुक्ति की गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो गुणवत्ता आश्वासन है इसके बारे में। तो देखिए, गुणवत्ता आश्वासन एक अंतर सेवा संगठन है जो रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग के तहत काम करता है। यह भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से खरीदे गए भारतीय वायुसेना के लिए सामान्य उपयोगकर्ता वस्तुओं के लिए आयातित और स्वदेशी रक्षा भंडारों उपकरणों के दूसरे पक्ष की गुणवत्ता आश्वासन के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैग GC मुर्मू, याद होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भारी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। राजेश राय ITI लिमिटेड के CMD के रूप में इन्हें नामित किया गया है। BBR सुब्रमण्यम, इन्हें नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है। राजीव रघुवंशी, याद रखेंगे, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि द मुकाब एक नई विकास परियोजना है जिसका संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध है सऊदी अरब से। डिस्कस करेंगे इस परियोजना के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी योजना का जो उद्देश्य है वो देश की राजधानी यानी कि रियाद में द मुकाम नामक दुनिया की सबसे बड़ी भीतरी शहर की इमारत का निर्माण करना है। सऊदी अरब विजन 2030 के अनुरूप रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक शहर विकसित किया जाएगा। कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय उत्सव 2023 कहाँ पर शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। किस देश ने $442 मिलियन के अदानी विंड पावर प्लांट को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 55 देशों में से किस स्थान पर रखा गया है? 42वें स्थान पर। FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? रसिया की यानी कि रूस की सदस्यता को। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने से रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक पारित किया है? तो ये गुजरात की विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है। निम्न में से किसके द्वारा न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली लॉन्च की जाएगी? तो इसकी लॉन्चिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। वर्षु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है हरि बालकृष्णन, जो कि एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो विश्व पुस्तक मेला लग रहा है नई दिल्ली में। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक GK GS क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत की प्रमुख झीलें। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर। वेमनाथ झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? केरल में। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? चिल्का झील को कहते हैं। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बूलर झील है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? तो चोलामू झील है।
उमियम झील किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है। बेमना झील याद रखेंगे केरल में है। गोबिंद सागर झील आती है हिमाचल प्रदेश में। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है इसका नाम है ढेबर झील, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे इनके आंसर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। किस देश में बर्ड फ्लू के प्रकोप से करीब 600 समुद्री लाइन की मौत हो गई है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, पेरू। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्द्रभूमि प्रजातियों को प्रदर्शित करने हेतु केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव किया था? राजस्थान। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आता है इटली में। अगला सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? तो सही आंसर था ऑप्शन डी, महानदी। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं, आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ पाई जाने वाली 3 औषधीय पौधों की प्रजातियों को IUCN की लाल सूची में रखा गया है? किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद जोड़े गए थे? मानक कटौती के उन्मूलन की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।